क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने काफी कुछ देखा। हमने एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा कि प्लांट में टिश्यू किस तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकलरी मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। वेस्कुलर कैम्बियम के जो पार्ट हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होते हैं, इनका ओरिजिन किस तरह का होता है। ठीक है, इस पर बात किया हमने। फिर हमने क्या देखा, हमने परमानेंट टिश्यू को देखा, सिंपल परमानेंट टिश्यू पर बात किया कि जो है पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेनकाइमा क्या होता है। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखा हमने कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम में देखा हमने कि जाइलम वेसल क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर को देखा हमने। और फ्लोएम में हमने देखा सीप ट्यूब क्या होता है, सीव सेल क्या होती है, कंपेनियन सेल क्या होती है, एल्बुमिनस सेल क्या होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, फ्लोएम फाइबर क्या होता है। तो बहुत सारी बातें हमने समझी और मैंने सारी टर्मिनोलॉजी आपके सामने बोल दी एक बार में। ये दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है, ये लगातार दिमाग में घूमना चाहिए। और मैं हर बार की तरह इस बार भी आपको जो है एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा कि चैप्टर थोड़ा सा बोर है। मैं बेटा पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको कम से कम बोर किए हुए आपको मैं पढ़ा सकूं। के मुझे इस बात का यकीन है कि मैं आप बोर नहीं होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। ठीक है, लेकिन बाकी सिर्फ जाहिर सी बात है, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो थोड़ा सा जो है वो जुनून को जिंदा रखिए और जो है वो हर बार की तरह इस बार भी जो है बर्दाश्त कर लीजिए और क्लास का आनंद लीजिए और सीखिए। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। बिल्कुल अभी लेक्चर के पहले ही मैंने जो है वो, मैं तो बिल्कुल ऐसा रफ टाइप ही लिखता हूं। मेरी हैंडराइटिंग को मेडिकल के आपको बिल्कुल पर्चे के ऐसे समझ में आ रहा है कि मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन सर ने लिखा। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग के पहले मेरे मन में आया कि चलो चार कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं लिख के आपके लिए। तैयार? अरे लेक्चर नहीं है अभी, भाई सुन लो पहले, ये तो तैयार ही है लेक्चर गिर के। हाँ मैं जुनूनी हूं, हाँ मैं जुनूनी हूं, क्योंकि मेरी हदें तुम तय नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी हदें तुम तय नहीं कर सकते। मेरे ख्वाब तुम बांध नहीं सकते, मेरे ख्वाब तुम बांध नहीं सकते। मैं पतंग नहीं हूं कि जिसकी डोर तुम्हारे पास हो, मैं पतंग नहीं हूं कि जिसकी डोर तुम्हारे पास हो। मैं एक आजाद परिंदा हूं, मैं एक आजाद परिंदा हूं। हां मैं जुनूनी हूं, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और हां हारा हुआ मत मान लेना, और हां हारा हुआ मत मान लेना, नहीं तो तुम हार जाओगे, नहीं तो तुम हार जाओगे। तो ये चार लाइनें मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए लिखी, मैंने उन बच्चों के लिए जो एनाटॉमी के लेक्चर में बोर नहीं हो रहे हैं कि जुनून जिंदा रहना चाहिए, और जुनून है तो जिंदगी है और जिंदगी जीने का मजा है। जब जुनून ना हो तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, याद रखिए करके हम लोग भी जो है, ये चार लाइनें आपके ऊपर इतनी रिलेवेंट है ना, उतनी रिलेवेंट हमारे बायोमेंटर्स के ऊपर भी है, पूरी टीम के लिए भी उतनी रिलेवेंट है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे परिवर्तन, बहुत बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लड़ रहे हैं और अपने आप को सस्टेन रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे, अधिक से अधिक बच्चों तक बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म का फायदा उठा पाए बगैर किसी बड़े कमर्शलाइजेशन के। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बायोमेंटर्स एक मुहिम है, क्रांति है, एक रिवॉल्यूशन है, और रिवॉल्यूशन, क्रांति बिका नहीं करती है, क्रांति बिका नहीं करती है, क्रांति केवल बड़ी हो सकती है, बिका नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए, तो रिव्यू हम कर चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर के शुरुआत में। तो अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो बेटा हम क्या देख रहे थे इसमें, हम जो देख रहे थे इसमें कि जो पिछली क्लास में देखा था फ्लोएम, तो फ्लोएम में हम बात करते थे सीप प्लेट के ऊपर।
हमने देखा था कि सीप ट्यूब में जो ट्रांसवर्स वॉल होती हैं, जो जो वो क्या होती है बेटा, वो जो है वो परफोरेटेड होती हैं, और परफोरेटेड एंड वॉल को हम क्या बोलते हैं, सीप प्लेट कहते हैं। उसमें सीप एरिया क्या होता है, फिर जहां पे मैंने आपसे कहा था, मैं रिकॉल कर दूं आपको एक बार फिर से, ताकि जो है वो आप याद रखें कि मैंने आपसे कहा था फ्लोएम के अंदर पी प्रोटीन देखने मिलेंगे। फ्लोएम में जो सीप प्लेट होगी उसमें अलग अलग सीव एरिया होता है। सीव एरिया में सीप पोर होगा, और सीप पोर को घेरेगा केलोस कार्बोहाइड्रेट, केलोस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पी प्रोटीन से बने ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड इस पोर से आर पार निकलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम अच्छे से पिछली क्लास में समझ चुके थे हमके। तो आज हम थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे बेटा, क्योंकि हमें रेंज ऑफ एमसीक्यू कवर करना है। तो देखिए, चीजें एनसीईआरटी की ही हैं, लेकिन ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ उसके बारे में के। तो देखिए, हम बात करेंगे आज स्पेशल टिश्यूज के ऊपर, सीक्रेट टिश्यू के। मैंने आपसे कहा था ना, दीज आर दी थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये तीसरे प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं। एक होते हैं सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इनको हम थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू माने चलते हैं, सीक्रेटरी टाइप टिश्यू को। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन। ये स्त्रावण के लिए, सिक्रेशन के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होते हैं एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज जो प्लांट बॉडी में बाहर हमको दिखाई पड़ते हैं, और एक प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, वो इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू होते हैं। तो जो एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ, स्टिंगिंग हेयर्स हुए। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड किस में होती है, इंसेक्टिवर्स प्लांट में होती है। स्टिंगिंग हेयर भी इंसेक्टिवर्स प्लांट में देखने मिलेंगे। नेक्टरिस जो होती है वो नेक्टर को रिलीज करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ऑस्मोफोर जो है फ्लावर की फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाइड्रोथोड जो होते हैं वाटर स्टोमेटा होते हैं, जिनसे वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इसको हम। सबसे पहले बात करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसेक्टिवरस प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में वो ग्रो करते हैं, और इसीलिए इनको अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको कीड़ों को पकड़ना पड़ता है, इंसेक्ट को पकड़ना पड़ता है, पकड़कर उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है, ताकि उनकी एक्सोस्केलेटल जो काइटिन से बना होता है, काइटिन इज ए नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड, उससे ये नाइट्रोजन को ले सकें। तो कुल मिलाकर इंसेक्टिवरस प्लांट ने पूरा प्रबंध किस बात का किया है, इंसेक्टिवरस प्लांट ने पूरा प्रबंध ये किया है कि भैया कीड़ों को पकड़ो, उनकी सरफेस से जो है वो एक्सोस्केलेटल होता है। क्योंकि देखिए आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटल आपको देखने मिलता है, जो काइटिनस एक्सोस्केलेटल होता है वो नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन मिल जाएगा उससे आराम से। ठीक है, अब लेकिन इंसेक्ट को पकड़ तो लोगे, पचाओगे कैसे, पचाने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप देखिए, चाहे नेपेंथस हुआ पिचर प्लांट, ड्रोसेरा हुआ, ठीक है, डायोनिया हुआ, नेपेंथस, ड्रोसेरा, डायोनिया, ठीक है, इन यूट्रिकुलरिया, इन सब के अंदर आपको जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने मिलेंगी। ठीक है ना, क्लियर? देखिए ना, देख रहे हैं आप, देखिए इमेज को ध्यान रखिए। आप देख रहे हैं ये इंसेक्ट अंदर फंस जाएगा इसमें, और जो है वो अंदर आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखाई पड़ते हैं, धीमे धीमे ये एंजाइम को रिलीज करेंगे और ये इंसेक्ट पर। और ऐसा नहीं है कि ये, ऐसा भी नहीं है कि ये आपको, आपके दिमाग में ये इमेज बैठी हो कि एक प्लांट जो है वो सुबह उठा सो के और हा करके 4-5 कीड़े पकड़ के खा गया। ऐसा नहीं होता, वो प्लांट में ट्रैप बने होते हैं, इंसेक्ट उसमें फंस जाएगा, फंसने के बाद वो ट्रैप बंद हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, चाहे वो पिचर प्लांट हो, चाहे वो डायोनिया यूट्रिकुलरिया ब्लेडर बर्ड हो, चाहे संडी हो, तो एक बार वो कीड़ा फंस गया वहां पे, तो धीमे धीमे डाइजेस्टिव ग्लैंड एंजाइम रिलीज करेंगी, पचेगा, और वो एक इंसेक्ट को पचने में काफी लंबा समय लगता है, तब तक उससे लगातार नाइट्रोजन मिलता रहेगा। ठीक है ना, देखिए ना, आप देख रहे हैं नेक्टर ग्लैंड है। नेक्टर ग्लैंड क्यों है इसमें, कीड़े को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो लालच में आया वो फंस गया। ठीक है, फिर देखते हैं आप डाइजेस्टिव ग्लैंड अंदर इसमें। ठीक है, ट्रिगर हेयर स्ट्रक्चर है। ये ट्रिगर हेयर क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट टच करेगा इन हेयर को तो ये ट्रैप बंद हो जाएगा। ये वीनस फ्लाई ट्रैप को देख रहा आप, वीनस फ्लाई ट्रैप में ऐसा ट्रैप बना हुआ है, इंसेक्ट अंदर आया, नेक्टर को लेने इंसेक्ट अंदर आया, फिर इन हेयर को टच कर गया, तो ट्रिगर हेयर जैसे टच किया उसने तो ये ट्रैप बंद हो गया, फंस गया इंसेक्ट अंदर। ठीक है, देखिए ना, ठीक है, इतना डिटेल में जाना नहीं हमको है, केवल एक बार देख लो आपकी कैसे ओपन होता है, कैसे ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट होता है, बिल्कुल जैसे हमारे स्टमक में एंजाइम सीक्रेट होता है ना, वैसे एंजाइम वहां सीक्रेट होते हैं।
ठीक है। फिर स्टिंगिंग हेयर जो है, ठीक है, यूट्रिका में देखने मिलता है हमको, ये यूट्रिका के अंदर हमको स्टिंगिंग हेयर देखने मिलते हैं। इसमें क्या है, नुकीले हेयर रहते हैं, ये बिल्कुल इंजेक्शन के समान होते हैं और इसमें जो है वो टॉक्सिक केमिकल भरा होता है। जैसे ही इंसेक्ट संपर्क में आया, टच किया, चुप जाएंगे उसमें और केमिकल उसके अंदर चलाएगा, इंसेक्ट फंस जाएगा उसमें, ठीक है ना। से यूट्रिका हम यूट्रिका नेटल की बात कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि इसमें इरिटेंट सेल्स में इरिटेंट भरा होता है इसके अंदर, क्या, ठीक, और ये इंसेक्ट को पकड़ने में ये भी हेल्प करते हैं। तो ये नेटल यूट्रिका में हमको ये स्टिंगिंग हेयर देखने मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्टरीज क्या होते हैं बेटा, नेक्टरीज जो होते हैं वो हिस्से होते हैं जहां पर नेक्टर जो है, जो नेक्टर को रिलीज करते हैं, नेक्टर को बनाते हैं, रिलीज करते हैं। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर इज ए स्वीट सब्सटेंस, इट्स ए सुगरी सब्सटेंस, ये एक सुगरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसको लेने के लिए इंसेक्ट वहां तक पहुंचते हैं, मतलब इंसेक्ट के लिए जो फूड होता है वो क्या होता है, वो नेक्टर होता है, जो कि एक सुगरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, शुगर वाला सब्सटेंस होता है, क्लियर, ठीक। और इसी नेक्टर को हनी भी जो है हनी में कन्वर्ट करती है, ठीक। इन मेनी प्लांट्स certain localized cells are only involved in producing the fragrant material के, अब मैंने आपसे कहा था, याद है हम पढ़े थे बेटा एंटोमोफिलस फ्लावर, ठीक है, जो हमने जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला हिस्सा पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे बात किया था कीट परागित फ्लावर की बात की थी कि इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर, तो उसमें जो है वो उनमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है, उनके अंदर सेंट होता है, उनके अंदर नेक्टर होता है। तो जो सेंट होता है ना, जो फ्रेग्रेंस होता है, उसके लिए स्पेशल ग्लैंड होती है, उन्हें हम बोलते हैं ऑस्मोफोर ग्लैंड बोलते हैं। तो ऑस्मोफोर ग्लैंड वो होती है जो फ्लावर की फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर के। और ये ग्लैंड क्या करती हैं, ये ग्लैंड ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं जो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, क्या, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, इनको हम एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। ये उड़ने वाले होते हैं, वोलेटाइल करने वाले होते हैं, क्या, और टर्पीन इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेग्रेंट मटेरियल, याद रखिएगा, ठीक है। फिर वेरी वेरी आईएमपी, ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी काम आएगा, वो है हाइडेथोट के। हाइडेथोट को कॉमनली बेटा हम बोलते हैं वाटर स्टोमेटा कहते हैं, वाटर स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या होते हैं। देखो बेटा, आपने देखा होगा सुबह के समय कभी बगीचे में आप यदि घूमने जाते हैं तो आप देखेंगे घास की जो लीफ होती है, जो पौधों की पत्तियां होती हैं, ग्रास लीफ होती है, उसकी टिप पर आपको छोटी सी आपको ओस की बूंद देखने मिलती है। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हम ड्यू ड्रॉप बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप कहते हैं इसको, हम ओस की बूंद कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखा या नहीं देखा, पहले बताओ, पहले बताओ, देखा या नहीं देखा। देखा ना सुबह, कि कभी सुबह उठा ही नहीं, मतलब बचपन से ये दिमाग में ये बैठा हुआ है कि यार वो सूर्य उदय होता है 9 बजे और मैं सो के उठूंगा 10 बजे। खैर मेरे कमांडो ऐसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपको बता दूं मैं, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यदि आप मुझसे पूछेंगे, जो मेरी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है थोड़ा सफर में करना पड़ता है कई बार, वो है कि रात को मैं यदि 10 बजे सोता हूं तो भी मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूं, ठीक है। रात को मैं 11 बजे सोता हूं तो भी सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूं। रात को मैं 12 बजे सोऊं तो भी 5:30 बजे 5 बजे उठ जाता हूं, डिपेंड करता है, मतलब, लेकिन 5:30 हाईएस्ट टाइम है कि सबसे लास्ट लेट टाइम है, और 5 बजे परफेक्ट टाइम है। अब मैं रात को यदि मान लो किसी कारण से मैं रात को 1 बजे सोया, 2 बजे सोया, तो भी मैं 5:30 बजे उठ जाता हूं। तो प्रॉब्लम मेरे को ये होती है कि मेरी नींद कभी भी जो है वो, जितना मैं लेट जाऊंगा बेड पे सोने के लिए, उतना मेरा नींद कम होता चला जाता है घंटे में, और उससे मेरा अगला दिन थोड़ा सफर करना पड़ता है मुझे। जैसे बाकी लोगों का मैंने देखा है, यदि लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे, पर मेरी बॉडी का सर्केडियन रिदम ऐसा बन गया है कि वो सूरज उगने के पहले ही मैं उठता हूं। तो बहुत बड़ी समस्या है, कई बार ये लोगों को लगता है। शुरू में जब मेरी शादी हुआ तो अब भारती का थोड़ा ख्याल, मतलब थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूं बोलने का, तो मतलब यदि भारती सुन ले तो मतलब पहले से ही माफी मांग लेता हूं मैं कि मुझे माफ कर दे रहा भाई, ऐसे बताने के लिए बता रहा था मैं। तो कहने का मतलब डरना पड़ता है भैया, घर में रहता हो तो डरना पड़ता है। तो वो उठती सो के 8 बजे 9 बजे, कभी कभी 10 बजे, ठीक है। शुरू की बात है, वो पढ़ रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। फिर वो उनका हैबिट कब सुधरा उनका, जब वो एकेडमी पहुंची। तो एकेडमी में सुबह 6 बजे उठ के योगा करने जाना पड़ता था के, तो
भारती ने क्या किया, भारती ने तब योगा में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने एरोबिक्स ज्वाइन कर लिया। मैंने पूछा योगा करो ना, एरोबिक्स में तुम्हें बोर नहीं लगता, उसमें वो एक ही म्यूजिक पे डांस करते। बोले सो जाऊंगी योगा में, योगा कराएगा तो तुम्हें मुझे नींद जाएगी आप, क्योंकि मेरी नींद में खुली नहीं होती। तो फिर वहाँ जाके एरोबिक में थोड़ा बहुत हाथ पर हिला के डांस कर लिया तो कम से कम, तो हाँ कंपलसरी होता है, जो IAS वाईएएस की अकेडमी में सुबह सुबह जो है उठ के आपको सब वर्कआउट वगैरह सब करना रूटीन का हिस्सा होता है। तो वो 8 बजे 9 बजे सुबह उठे, वो मुझसे पूछती थी कि तुम आधी रात से उठ के क्या करते हो। तो मैंने बोला आधी रात, मैं तो सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। बोलते नहीं वो आधी रात ही तो होती है। तो उसके पॉइंट तब इससे वो आधी रात थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या बोल सकते हैं इसमें ना, ठीक है, अब जो हुकुम सर आंखों पर, ठीक। तो खैर, तो अभी आप उठे होंगे, कभी आपने देखा होगा सुबह सुबह ओस की बूंद दिखाई पड़ती है, ड्यू ड्रॉप दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो ड्यू ड्रॉप जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली पौधे से एक्सेस वाटर को निकालने का अरेंजमेंट है। पौधा रात के समय, चूंकि सनलाइट तो होती नहीं है, गर्मी भी नहीं होती है, तो रात को प्लांट क्या करता है, जो उसकी रूट है वो एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और वो वाटर जो है अंदर इकट्ठा आता है, तो फिर वाटर का अंदर प्रेशर बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। के रूट के अंदर के वाटर लेने पे रूट प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर जो है वाटर के कॉलम को ऊपर धकाता है, और फिर वाटर के कॉलम ऊपर धकने पर जो ओपनिंग बाहर, यदि ऐसा नहीं होगा तो वाटर जो है वो रुक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा वहां पर के, और जो है वो सेल्स फूलने लगेंगी। तो वाटर को आगे बढ़ा के जो है वो एक पॉइंट से बाहर निकाल देते हैं, और वो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए होता है, जिसमें कि वाटर भी होगा, मिनरल भी होगा, तो एक प्रकार से वो सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं एक ओपनिंग से, एंड दैट ओपनिंग इज द हाइडेथोड। ये वो ओपनिंग है जिससे वाटर बाहर निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर स्टोमेटा बोलते हैं इसको। वाटर बाहर निकलता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। जब वाटर के लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलने को, वाटर के लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलने को हम बोलते हैं गटेशन, उसको हम गटेशन कहते हैं। और हिंदी वर्ड तो बहुत ही अच्छा है इसका, बिंदु स्त्रावण कहते हैं इसको हम, कि बिंदु के रूप में वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। अब बिंदु मतलब बेटा ये है ना, ये मत सोचना कि पड़ोस वाली बिंदु आंटी की बात कर रहे हैं, कि बिंदु मतलब ड्रॉप, समझ गए ना, के बिंदु स्त्रावण के। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो है ऐसे ड्रॉप्स बाहर निकलते हैं, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे देखोगे, यहां पे ओपनिंग होगा, और वो ओपनिंग क्या होगा, वो ओपनिंग कहलाता है हाइडेथोड कहलाता है, वाटर स्टोमेटा कहलाता है वो, ठीक है। हमेशा ओपन रहता है वो, ठीक है। और ये जो होता है, ये एक ही बात का इंडिकेशन है ये, कि अंदर वाटर एक्सेस था तो बाहर निकाला, मतलब रूट प्रेशर का सबूत होता है, एविडेंस ऑफ द रूट प्रेशर की जड़ें एक्टिवली वाटर को लेती हैं और वाटर को कई बार बाहर निकालना पड़ता है एक्सेस, ठीक है ना, ठीक है। देखिए हम जो वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस इमेज के ऊपर भी जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, जो वाटर स्टोमेटा है, इट इज ए ऑलवेज ओपन पोर। आप बोलोगे आपकी ऐसा क्यों लिखा रहे हो आप, क्योंकि बेटा स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। स्टोमेटा यदि आप स्टोमेटा से कंपेयर करो, यदि आप स्टोमेटा से कंपेयर करोगे तो ये ओपन और क्लोज नहीं हो सकते हैं, स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो सकते हैं, तो ऑलवेज ओपन पोर होते हैं, ठीक है। फिर हाइडेथोड के अंदर एक विशेष तरह का टिश्यू होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं इपिथम टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इपिथम टिश्यू का संबंध किससे होता है, हाइडेथोड से होता है। ये वो टिश्यू होता है जो वाटर स्टोमेटा में पाया जाता है और नीचे तरफ प्रेजेंट होता है, और इसके थ्रू वाटर परकोलेट होकर बाहर निकलता है, ठीक है ना। फिर अंदर वेस्कुलर सप्लाई दे रखा है, तो याद रखना, तो आपको याद रखना है कि इपिथम टिश्यू का संबंध किससे है, इपिथम टिश्यू का संबंध है हाइडेथोड से। हाइडेथोड को हम वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं, जो ऑलवेज ओपन पोर होते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है, जिसमें वाटर और मिनरल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज की बात करते हैं, आंतरिक टिश्यू जो सिक्रेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इसमें प्लांट्स में कई तरह की सिक्रेटरी सेल पाई जाती हैं, कई तरह की स्त्रावी कोशिकाएं होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं जो सिक्रेशन कर रहे होते हैं। प्लांट्स में कई प्रकार की ऑयल ग्लैंड्स देखने मिलती हैं हमको, ठीक है, कई तरह की ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। प्लांट्स में जो कैविटीज होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है जो इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस के बढ़ जाने पर बनती है, इसके
बढ़ जाने पर बनती हैं, एंड दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंटरसेलुलर स्पेस। तो वो कैविटीज जो कि इंटरसेलुलर स्पेस के बढ़ जाने पर बनती हैं उन्हें साइजोजिनस कैविटीज कहते हैं। और वो कैविटीज जो लाइसिस ऑफ सेल से बनती हैं, जो कोशिकाओं के नष्ट होने से बनती हैं, सेल्स के डैमेज होने पर बनती है, उन्हें लाइसोजेनस कैविटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट्स में कैविटी दो प्रकार से बनती है, इंटरसेलुलर स्पेस के बढ़ जाने पर साइजोजिनस कैविटी, या सेल्स के नष्ट हो जाने पर लाइसोजिनस कैविटी। ठीक है ना। फिर लेक्टिसिफरस टिश्यू की बात करें हम, मतलब जो लेटेक्स को रिलीज करते हैं। लेटेक्स क्या होता है? मिल्की सब्सटेंस होता है, दूधिया पदार्थ होता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिक्स होते हैं इसमें के। तो लेटेक्स जो होता है इट इज ए मिल्की सब्सटेंस। जैसे आप देखोगे रबर का प्लांट है, वो जिस लेटेक्स को वो रिलीज करता है उससे नेचुरल रबर बनता है, प्राकृतिक रबर बनता है। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, वो उससे बनता है। ठीक है। पपीते का जो लेटेक्स होता है उसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है। तो लेटेक्स जो है वो मेडिकल सिग्निफिकेंस का भी होता है, कमर्शियल महत्व का भी होता है। ठीक है। तो कुछ सेल्स लेटेक्स सेल्स होती हैं, वो सिंगल सेल होती है, लेटेक्स रिलीज करती हैं, और उनके मिलने पर कई बार लेटेक्स वेसल भी बनता है। तो केवल आपको ये चीजें, टर्मिनोलॉजी आपको दिमाग में रखना है। सिक्रेटरी सेल्स भी होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं, कैविटीज भी होती हैं, कि लेटेक्सिफरस टिश्यू होता है। तो मैंने जो चीजें बोली है ना, ये दिमाग में आपके रहना चाहिए बेटा। ठीक है ना। क्लियर। तो लेटेक्स ऑफ पपाया में पपेन एंजाइम होता है बेटा। बनाना के लेटेक्स में जो है वो टैनिन होता है, और रबर प्लांट के लेटेक्स में क्या होता है? नेचुरल रबर मिलता है। ठीक है। क्लियर। अब चलिए, अब ये तो हमने जो एनसीईआरटी से बाहर का, मैंने कहा ना कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी जो थोड़ा सा हिस्सा था उसको देखा हमने सीक्रेट टिश्यू के अंदर के। अभी हम बात करेंगे बेटा, फिर एनसीईआरटी में एंटर कर रहे हैं हम टिश्यू सिस्टम के ऊपर। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि देखो बेटा ऐसा है, प्लांट्स की जीवन में क्या है, प्लांट्स में सेल्स के मिलने पर बनता है टिश्यू। ठीक है। टिश्यू के मिलने पर ऑर्गन नहीं बनते हैं, क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम बनता है। ठीक है। देन ये टिश्यू सिस्टम के में से बनती है प्लांट बॉडी बनती है। ऐसा हमने कहा करके कई बार हम प्लांट बॉडी के अलग अलग हिस्सों को हम कन्वेंशनली बोलने की चालने की भाषा में ऑर्गन बोलते हैं। लीफ को ऑर्गन बोल दिया हमने, रूट को ऑर्गन बोल दिया हमने। जो टेक्निकली जो है वो एनाटॉमिकल साइंटिस्ट उसको सही नहीं मानते। ठीक है। एनसीईआरटी ने भी कई जगह ऑर्गन वर्ड यूज किया, तो गलत नहीं है वो एक कन्वेंशनल वर्ड, नॉर्मल वर्ड है के, पर टेक्निकली आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्लांट्स की बॉडी में सेल्स है, टिश्यू है, टिश्यू सिस्टम है, देन द प्लांट बॉडी है। ठीक है ना। याद रखिएगा। चलिए, तो हम बात करेंगे बेटा कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। देखो, नंबर 1, स्ट्रक्चरल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी एंड इन रेफरेंस टू डिवीजन ऑफ लेबर आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू सिस्टम। अब देखो, आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी में। आपने कहा, हमने बोला क्या होता है ये? आपने कहा अरे सर जिसका संबंध फूड को पचाने से है। हमने कहा उसमें क्या? लिवर उसमें आएगा, पैंक्रियाज उसमें आएगा, इसोफेगस उसमें आएगा, ठीक है, बक्कल कैविटी उसमें आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन उसमें आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा बिल्कुल सही सर आएगा, आपने पते की बात बोल दी। लेकिन आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फिजियोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भैया मैं रेफरेंस दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे आप बोलते हो ना कि हमारे, आपसे मैंने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप बोलोगे अरे सर सिंपल सी बात है, देखो ना आपका जो है वो आपका, मैंने कहा कि नेजोफेरिंक्स वाला हिस्सा हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया, फिर आपके ट्रैकिया के बाद आप लंग्स में चले गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया। अब ये सब तो सिस्टम का हिस्सा, यही तो है। हमने कहा बात तो सही है, लिवर को शामिल नहीं किया आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, था ही नहीं कभी वो उसका हिस्सा। तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट बॉडी में भी क्या है कि फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, कौन क्या काम कर रहा है वो बांट दो। वेस्टर्न वेंडल ने बोल दिया, वेस्टर्न वेंडल ने साफ साफ बोल दिया कि भैया देखो ऐसा है, हमारा काम है कंडक्शन। हमारे पास दो चीजें हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से हम वाटर और मिनरल कंडक्ट करवा लेंगे, फ्लोएम से हम जो है वो फूड को कंडक्ट करवा लेंगे, और बाकी कुछ बोलना भी मत, सोचना भी बस इस बारे में, हम कोई और दूसरा काम नहीं करेंगे। हाँ, हम अपनी मजबूती के लिए मैकेनिकल सपोर्ट दे देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप ये सोच रहे हो ना हमसे कि हमसे बोलो कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो हम वो सब फालतू काम नहीं करेंगे। हमारा काम फिक्स है, कंडक्शन। तो हमने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात पर एग्री करते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बन गया, ये टिश्यूज के मिलने पर बन रहा है, जाइलम फ्लोएम शामिल है इसके अंदर, बन गया। फिर
एपिडर्मिस ने कहा देखो सबसे बाहर लगे हुए हैं, सिर्फ हमारा काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और छोटे मोटे 2-4 काम दोगे वो कर देंगे, लेकिन हमसे ये मत बोलना कि कंडक्शन भी कर दो, तुम फूड भी इकट्ठा कर लो, इमरजेंसी फूड भी रखो अपने पास, वो सब हम नहीं करेंगे। तो एपिडर्मिस ने साफ हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा सुरक्षा और उससे जुड़ी कोई 4-5 चीजें बता देना, वो हम कर लेंगे। ठीक है, हमने बोल दिया बन गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बन गया। ठीक है, अब बाकी काम क्या? अब सुरक्षा हो गया, कंडक्शन हो गया, अब बाकी काम क्या है? नॉर्मल ग्रोथ करना और फूड को इकट्ठा रखना, तो बन गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बन गया। और काम सोचो, कोई काम बचा ही नहीं इसके अलावा, 3 तो काम थे, हो गए। तो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम बन गए। ठीक है, चलिए, तो सेक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम जो है वो प्लांट में होते हैं। सेक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम प्लांट में देखने मिलते हैं। और क्या आधार है इसका? डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का श्रम विभाजन। ठीक है, ये क्या होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर? चलिए देखो, है ना मजे की बात, सब डिवीजन ऑफ लेबर में बैठ के। अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या था? ये स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम है, हमने कहा समझना बेटा के। ये क्वेश्चन, ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये चार्ट कई सारे एमसीक्यू की कुंजी है। कई सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, उनके अंदर जो है वो आपको उनको सॉल्व करने में ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा। तो एपिकल मेरिस्टेम स्टेम का, उसमें जो प्रोटोडर्म होता है उससे एपिडर्मिस बनती है। ठीक है, प्रोकैम्बियम से वेस्कुलर बंडल बनते हैं, प्राइमरी फ्लोएम बनता है, प्राइमरी जाइलम बनता है और वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। वेस्कुलर कैम्बियम में कौन सा भाग बनता है इसका? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम बनता है, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम वाला भाग बनता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी टिश्यू, वेस्कुलर कैम्बियम से क्या बनता है? सेकेंडरी टिश्यू बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो कब किससे क्या बनता है ये साफ साफ हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? फिर एपिकल मेरिस्टेम से ग्राउंड मेरिस्टेम जो वाला हिस्सा होता है उससे ग्राउंड टिश्यू बनता है। ग्राउंड टिश्यू में पित्त होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में कॉर्क कैम्बियम बनता है, कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बनता है और कॉर्क कैम्बियम कॉर्क को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। हाँ, वास्तव में कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है उसको मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म बोलते हैं, ये बनता है। ठीक है ना? तो ये हमने देखा कि एक प्लांट में किस प्रकार से टिश्यू का ओरिजिन होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहां पर बात किया। ठीक है, देखो अब आप देख रहे हो कि जो हमने श्रम विभाजन किया है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है, मैंने कहा है कि देखो डर्मल टिश्यू सुरक्षा प्रदान कर रहा है और वेस्कुलर टिश्यू कंडक्शन में इन्वॉल्व है। बाकी दूसरे सारे काम करने के लिए क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू होता है। बाकी दूसरे सारे काम के लिए ग्राउंड टिश्यू होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको दूसरों, ये सब क्या है? ये सब जो है वो एपिडर्मल सेल। देखो अब एक एपिडर्मल सेल की मार्किंग देखते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा के, हम एक एपिडर्मल सेल की मार्किंग कर रहे हैं यहां पे। हम ये एक एपिडर्मल सेल है। ठीक है, ये एक है ना, ये मैंने बनाया, ये मैंने कहा आपसे कि ये एक एपिडर्मल सेल मैंने यहां पर बनाया। ठीक है ना? ठीक, आपको एपिडर्मल सेल के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको कुछ बड़े स्पेसिफिक यूनिक स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि गौर से देखिए। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. देखो है ना, दिख रहे हैं आप? समझो पहले, देखो दिमाग में बैठना चाहिए यार पहले ना के। देखो एपिडर्मिस सेल क्लोजली पैक्ड है, कोई गैप नहीं उनके बीच में, कोई इंटरसेलुलर स्पेस उनके बीच में नहीं है, एकदम क्लोजली पैक्ड इंटरलॉक्ड सेल्स हैं, मजबूती से जुड़ी हुई क्या? ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये देख रहे हो आप गार्ड सेल, ये है गार्ड सेल, ये भी गार्ड सेल, और बीच में आप जो देख रहे हो ये क्या है? ये है पोर, छेद है ताकि ऑक्सीजन
अंदर आ सके, CO2 को बाहर निकाले, ये पोर है के। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया हमने? इसे बोल दिया हमने स्टोमेटा बोल दिया इसको हमने, ठीक है। बताओ गार्ड सेल का साइज बड़ा है या एपिडर्मल सेल का साइज बड़ा है? किसका साइज बड़ा है? आप डायग्राम देख के बोलिए ना, किसका साइज बड़ा है? एपिडर्मल सेल का साइज बड़ा है, गार्ड सेल छोटी होती है उससे। कई बच्चे गलत करते हैं ये चीज, बेसिक चीज को। गार्ड सेल छोटी होती है, एपिडर्मल सेल बड़ी होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, बिल्कुल फोकस करते हैं बेटा, केवल और केवल अभी हम एपिडर्मल सिस्टम की बात कर रहे थे, उस पर ही फोकस करते हैं बेटा। हमने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि यहां पे देखो, ये हो गया अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? गार्ड सेल और स्टोमा मतलब पोर दिखाई पड़ रहा है, मतलब स्टोमेटा दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर एपिडर्मिस के ऊपर वाटर के लॉस को रोकने के लिए क्यूटिन से बनी हुई एक परत होती है, क्यूटिन से बनी एक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, बोलते हैं उसे हम क्यूटिकल, दिखाई पड़ रहा है, वाटर के लॉस को कम करने के लिए होती है, ठीक है ना। ठीक, और अंदर क्या भरा हुआ? अंदर मीजोफिल सेल भरी हुई है अंदर एपिडर्मिस से अंदर की तरफ, ठीक है। हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर, क्लियर। चलिए अब एनसीईआरटी क्या बोलता है? जैसे एनसीईआरटी का लोगो आपको दिखता है, आप बोलते चलो सर लौट आए वापस, है ना, कहीं इधर उधर लेके नहीं गए हमको, तो ऐसा नहीं है बेटा। मैं बिल्कुल 100% एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि हमेशा एक कहते हैं ना कि भाई एक आपको जो है वो किसी बड़े युद्ध को जितना हो उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। तो बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुक है, बहुत सारी बातें एक लाइन में लिखी होती है, उनको समझना होता है बेटा। एनसीईआरटी बांच देने भर से काम नहीं बनेगा, समझने से काम बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो एपिडर्मल सिस्टम, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, ठीक है। जैसे हमारी स्किन है वो हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस इज लाइक दी प्लांट स्किन बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल होती है, स्टोमेटा होते हैं और इस पर उभार निकले होते हैं। ये उभार स्टेम में कहलाते हैं ट्राइकोम, स्टेम में इनको ट्राइकोम बोलते हो, रूट में इनको आप हेयर्स बोलते हो, रूट हेयर्स बोलते हो। मतलब एपिडर्मिस में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? एपिडर्मल सेल दिखाई पड़ रही है, स्टोमेटा दिखाई पड़ रहे हैं, एपिडर्मल के एपेंडेज मतलब एपिडर्मल से निकले हुए उभार दिखाई पड़ रहे हैं जो ट्राइकोम या हेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। ट्राइकोम स्टेम में होते हैं, ट्राइकोम यूनिसेल या मल्टीसेल हो सकते हैं, रूट हेयर हमेशा यूनिसेल होते हैं, याद रखिएगा। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस प्राइमरी प्लांट बॉडी का सबसे बाहर वाला परत होता है, ठीक है। It is made up of elongated, compactly arranged cells which form a continuous layer. मतलब एपिडर्मिस के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर बनती है, ठीक है। एक बात, छोटी सी बात दिमाग में रही तरह से, कई सारे बच्चे, अभी मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं मेरे को लेकर, बायोमेंटर्स को लेकर, जिसमें कि वो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे मुझे कंपेयर कर रहे हैं, टीचर्स को कंपेयर कर रहे हैं। ऑल दो दे ऑल आर शोइंग कि आई एम डूइंग गुड, ठीक है। मैं आपकी फीलिंग की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं बेटा, पूरी रिस्पेक्ट करता हूं आपकी फीलिंग की। आपके प्यार के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो आप मुझे जो है मेरे को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके प्रेम से अभिभूत हूं, लेकिन दूसरे टीचर्स जिनका आप अपमान करते हैं ना, उससे मैं सहमत नहीं हूं, ठीक है। आई एम नॉट कन्विंस विद कि आप किसी मैडम को, किसी सर को, किसी को आप जो है वो उनके बारे में कुछ लिख देते हैं, उन्हें आप कंपेयर करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सच्चे अर्थों में मेरे कमांडो हैं, तो प्लीज फॉरगेट दैम, भूल जाइए उनको। देखो, गुरु होना और टीचर होना फर्क है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जिसका जो भरोसा है करने दो उसे। आप सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम किसी को नीचा दिखा के बड़े कैसे बन सकते हैं? हम बड़े कब बनेंगे? जब आप अपने दोस्तों को बताएंगे, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये चैनल अच्छा है, पढ़ना चाहिए सर के साथ में हमको, ठीक है ना। आप दूसरे को नीचा दिखा के काम नहीं बनेगा। आप इसी को शेयर करें, इसी को सब्सक्राइब करें, इसी के बारे में बात करें, इसी को आप बताएं दूसरों को, तो बायोमेंटर्स और मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन हम किसी को नीचा दिखा के, किसी का अपमान करके यदि हम सोचें कि हम बड़े हो गए हैं, तो सिर्फ मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है।
मैंने देखा, मैंने और भी देखा, कई टीचर हैं जो बड़े सब्सक्राइबर संख्या पर बैठे हुए हैं और उनका बड़ा काम ये है क्रिटिसाइज करना, बोलना, ठीक है, वो सब चीज़ें अच्छी बात को क्या होता है। देखो, जब भी कभी आप बड़े बनते हैं और आप साथ में अहंकारी बन जाते हैं, अहंकार साथ में आता है और आप उस अहंकार को यदि पाल लिए तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, परम विद्वान था रावण, हम तो आम मामूली इंसान हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप देखो, यदि मैंने कुछ बोला है कि कोड लगा लो ये, तो वो सब चीजें क्या है, वो सब चीजें ऐसी है कि मैंने बोली है आपसे कि बेटा धंधे में, मार्केट में मत फंसो, ये कारपोरेट वर्ल्ड है, तुम्हें घुमा घुमा के अलग तरीके से तुम्हें जो है वो एक प्रकार से वो अंदर लेके जाएगा वो, उसको उसके लिए तुम सिर्फ एक कस्टमर हो। तो प्लीज डोंट बी ए कस्टमर, बनिए शिष्य, कस्टमर मत बनिए, ठीक है ना। ये मेरा पर्पज। लेकिन प्लीज मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि दूसरे टीचर जो भी प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, जो मैड में हैं, बहुत अच्छे यंग टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे लोग हैं कि दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी डायनामिक और दे आर टीचिंग सो गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छे। पर सबके अपने अपने शिष्य हैं, सबके अपने अपने टारगेट हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का कुछ लक्ष्य है, सबका अपना अपना है। और उनसे कंपेयर करके मतलब समहाउ मुझे लगता है कि यदि आप, वैसी वाली बात है ना कि आप अपने पेरेंट्स को यदि आप जो है वो किसी से कंपेयर करें, XYZ से किसी से, तो पेरेंट्स है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप मुझे कंपेयर कहीं करते हैं, और उन्हें तो बट ऑब्वियसली बात है, आप कहीं उनको जिस प्रकार से आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। और किसी टीचर को इस यदि आपके इन वीडियो से हर्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। ये मेरे बच्चों का कल्चर ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और ऐसे वीडियो बेटा मत बनाइए, ठीक है। चल ठीक है, बोलना पड़ता है यार, क्या करें ना, क्योंकि दुख होता है ना, लगता है कि नहीं हमारे बच्चे तो बहुत कल्चर्ड है ना, तो माता पिता के, कभी बच्चा बाहर पड़ोसी के घर जाके कुछ तोड़ के आ गया, कुछ नुकसान कर दिया, तो माता पिता जाके बोलते हैं ना कि सॉरी बच्चे से गलती हो गया। तो मैं भी वही बोलता हूँ कि मेरे बच्चों से गलती हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना, लेकिन ये है कि हाँ ध्यान रखना आगे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो कहां पहुंच गए थे हम, तुमने मुद्दे से भटकाए तो यार मेरे को रख के। तो मैंने आपसे कहा था कि एपिडर्मल सेल जो होती है वो कॉम्पैक्ट क्लीयरेंस सेल होती है, उनके बीच में इंटरसेल स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, एपिडर्मिस यूजली क्या होती है, यूजली सिंगल लेड होती है, हमेशा नहीं होती है यूजली। अब मान लो एक पौधा है, वो है जीरोफाइटिक, वो कहता है कि भैया मरुस्थल है, बाहरी गर्मी है, पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ तो करो बचाने के लिए। तो एपिडर्मिस को मल्टी सीरिएट कर दिया हमने कि ले, और एपिडर्मिस की परतें लगा दी हमने। ठंड ज्यादा लग रही है तेरे को तो ज्यादा रजाई उड़ा देते हैं, जैसे हम ऐसी गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो वाटर का लॉस रोकने के लिए हमने मल्टीपर लेयर लगा दिया हमने। मल्टी सीरेट जीरोफाइट में देखने मिलेगी, पर जनरली वो यूनिसीरेट होती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। मैच्योर सेल होती है, पेरेन्काइमेटस सेल होती है, परमानेंट सेल होती है, ठीक है। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिन से बनाता है। क्यूटिन इज ए पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, जो वाटर के लॉस को रोकता है, ठीक है। क्यूटिकल जड़ों में नहीं होती है। ऐसी एपिडर्मिस विथआउट क्यूटिकल इज नोन एज इपिब्लेमा, उसे इपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मिस विथआउट क्यूटिकल, उसे हम इपिब्लेमा कहते हैं। याद रखना टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, ठीक। दिस सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर। देख लिया, मैंने कहा, आपने उठा के एनसीईआरटी देखा और बोला आपने कि स्टोमेटा वाला हिस्सा मिसिंग। सर भूल गए? सर नहीं भूले, याद है मुझे, कहां पढ़ाना मुझे पे छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ को छोड़ के हम ऊपर से नीचे आ गए, अभी समझ गए। जो समझ गए वो एनसीईआरटी बाजू में रख के बैठे, और जो नहीं समझे तो अच्छी बात है बेटा, नहीं समझे क्योंकि ये आप क्रम नहीं टूटा आपका, ठीक है। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। एपिडर्मिस की सेल्स में बड़ी संख्या में हेयर भी होते हैं बेटा। रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशीय उभार होते हैं बेटा। रूट की एपिडर्मल सेल्स का इलॉन्गेशन होते हैं, जैसे मैंने कहा ये रूट की एपिडर्मल सेल है, ठीक है। तो इसमें से ये
इस सेल का मान लो ये सब बाहर निकल गया, ये तो रूट हेयर बन गया के, ये सेल, ठीक है ना। तो रूट हेयर यूनिसेल्ड एपिडर्मल अपेंडेज होते हैं के, दे हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल को लेने में हेल्प करते हैं। स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम ट्राइकोम बोलते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम यूजली मल्टी होते हैं, देखिए ये मल्टी सेल्ड और यूनिसेल्ड दोनों हो सकते हैं, पर जनरली ये मल्टी सेल्ड होते हैं। ये ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। सम कभी कभी ये सिक्रेटरी नेचर की होते हैं, याद रखिए। तो ट्राइकोम के बारे में, ट्राइकोम यूनिसेल्ड मल्टीसेल हो सकते हैं, जनरली ये मल्टीसेल होते हैं, ये ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं, और ये सिक्रेटरी टाइप के भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी वाटर के लॉस को रोकने में हेल्प करते हैं, ट्रांसमिशन से जो वाटर का लॉस होता है उसे रोकने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए, ये तो बात की हमने कि एज पर एनसीईआरटी जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, उसमें स्टोमेटा वाला हिस्सा छोड़ के हमने बाकी चीजों को यहां पे देखा, ठीक है। देखो, तो एपिडर्मल सिस्टम में मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट स्किन लेयर ऑफ प्लांट बॉडी हो गया, ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटोडर्म, पूछा गया डीपीएस में, पूछा मैंने आपसे के सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस यूनिसीरिएट, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस मल्टीसीरिएट, याद रखिएगा जनरली एपिडर्मिस होती है यूनिसीरिएट, ठीक है। मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस आपको ज़ीरोफिटिक प्लांट में देखने मिलती है, फाइकस में देखने मिलेगी, नेरियम में देखने मिलेगी, कैक्टस में आपको देखने मिलेगी, क्लियर, ठीक है। देखिए, ये आप एपिडर्मल सेल्स को देख रहे हैं बेटा, ये गार्ड सेल्स को देख रहे हैं आप, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, है ना। और ऊपर क्या दिखाई पड़ा आपको, लीफ देखो, एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्यूटिकल लेयर जो है वो दिखाई पड़ रही है। आप कुछ बातें याद रखो बेटा, एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमेटस होती है नेचर में, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इनमें इंटरसेल स्पेस नहीं होते हैं, याद रखना है आपको। लिविंग सेल होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेल की आउटर सरफेस जो है वो क्यूटिनाइज होती है, क्यूटिन वैक्स लाइक मटेरियल जमा होता है, क्यूटिन की परत को क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल कभी भी रूट में नहीं होता है। वही सारे पॉइंट जो एनसीईआरटी के हैं उन्हीं को हमने जो है शॉर्ट में यहां पे लिख दिया ताकि याद रहे हमको ये पॉइंट, ठीक है बेटा, क्लियर। फिर देखा ना, ये है क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल एंड स्टोमा, ठीक है। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ रूट जिसमें क्यूटिकल नहीं होता उसे इपीबिलेमा कहते हैं। क्यूटिकल, अब देखो ये एग्जाम के एमसीक्यू हैं, ठीक है, और इन एमसीक्यू का संबंध इकोलॉजी से, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट चैप्टर से भी है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से भी है। जो एनवायरनमेंट वाला हिस्सा यहां पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उस चैप्टर से भी इसका संबंध है। क्यूटिकल थिक कब होगी, ज़ीरोफिटिक प्लांट में, मरुस्थली प्लांट में क्यूटिकल थिक होगी वाटर के लॉस को रोकने के लिए। क्यूटिकल एब्सेंट होगा, यानी कहां क्यूटिकल नहीं मिलेगा, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में, जो पानी में डूबा हुआ हाइड्रोफाइट होगा उसमें क्यूटिकल देखने आपको नहीं मिलेगा। क्यूटिकल पतला होगा कहां पे, ऐसे हाइड्रोफाइट जिनका सरफेस एक्सपोज है, जो हम बोलते हैं इमर्जेंट, हम बोलते हैं इमर्जेंट हाइड्रोफाइट, जिनका लीफ ऊपर तरफ निकला होता है, बाकी स्टेम नीचे डूबा होता है बाकी हिस्सा, तो उनमें क्या होगा, उनमें जो है एक्सपोज सरफेस जो हाइड्रोफाइट का होगा उसमें क्यूटिकल थिन होगा। क्यूटिकल एडॉप्टेशन टू जेरिक कंडीशन, जो क्यूटिकल है वो बेसिकली वाटर के लॉस को रोकने का एक तरह का एडॉप्टेशन होता है कि क्यूटिकल, इसके अलावा प्लांट की लीफ को लीफ सेल्स को जो होती है वो ऑक्सीडेशन से भी सेव करती है, ये वाटर के लॉस को रोकती है, याद रखिएगा। ये अलग अलग प्रकार से एग्जाम में बेटा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, क्यूटिकल परत को हमने जो है मैग्नीफाई करके देखा, हमने रूट की एपिडर्मल सेल देख रहे हैं, उसके ऊपर हम क्यूटिकल लेयर देख रहे हैं, तो क्यूटिकल लेयर को हमने मैग्नीफाई करके देखा तो हमको बकायदा वैक्स की एक लेयर के समान ये हमें दिखाई देती है, ठीक है। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यू अगेंस्ट के। एपिडर्मिस एक सुरक्षात्मक परत होती है जो अंदरूनी टिश्यू को जो है बचाती है, किससे बचाती है, मैकेनिकल इंजरी से, कोई लगने वाली चोट से बचाती है। हाईलाइट इंटेंसिटी, तेज प्रकाशित तीव्रता से सेव करती है। इंजूरियस थर्मल चेंजेस, जो तापमान के परिवर्तन होते हैं उससे सेव करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट के अटैक से सेव करती है। एसिड रेन के इफेक्ट से सेव करती है, और जनरल एब्रेजन, जो चोट, जो जनरल रगड़ होती है उससे भी वो सेव करती है। मतलब अंदरूनी टिश्यू जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, फूड और वाटर का कंडक्शन कर रहे होते हैं, फूड को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो उनको डैमेज ना हो इसलिए बाहर एपिडर्मिस होती है, और ये मल्टीपल टाइप से जो है सुरक्षा प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा वाटर के लॉस को भी रोकती है, और याद रखिए
जो मांसोलभित पौधे होते हैं उनमें एपिडर्मल सेल जो है वो वाटर को भी स्टोर करती है। वाटर का स्टोरेज जो है वो म्यूसिलेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स में यदि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे, क्या, ठीक है। और एपिडर्मल स्ट्रक्चर कई बार जो है मॉडिफाई होकर जो अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्पेशल एपिडर्मल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? What are these special epidermal structure? ये विशिष्ट एपिडर्मल संरचनाएं क्या होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देखो हमने एक क्लास में मैंने आपको लिथोसाइट के बारे में बतलाया था, याद है, सिस्टोलिथ, लिथोसाइट। चल देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेटा लिथोसाइट के ऊपर। लिथोसाइट मतलब होता है बेटा दीज आर दी सेल्स जिनमें कि सिस्टोलिथ पाया जाता है। सिस्टोलिथ क्या होता है? दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। और रेफाइट्स क्या होता है? रेफाइड कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं जो नीडल के समान होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, एग्जाम में आता है बेटा इसलिए बताया हुआ है। तो सिस्टोलिथ जो होते हैं, सिस्टोलिथ कंटेनिंग सेल, यानी हम लिथोसाइट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दीज आर दी सिस्टोलिथ कंटेनिंग सेल। ये सिस्टोलिथ कंटेनिंग सेल होती है, ठीक है। सिस्टोलिथ कंटेनिंग सेल होती है जिनमें कि जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल सिस्टोलिथ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये देखने मिलती है हमको एकेंथेसी फैमिली में, यूट्रिकेसी फैमिली में, कैनाबिनेसी में, फाइकल इलास्टिका में, इंडियन रबर प्लांट में हमको ये देखने मिलती है, ठीक है। एक बार एग्जांपल लिख लीजिए, एक बार पढ़ लेना बेटा, तो क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार कर लेता है उसको, ठीक है। देखो ऐसी होती है सिस्टम, देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं फाइकस इलास्टिका का ये सिस्टोलिथ दिखाई पड़ रहा है, और ये जो सेल है ये सेल है लिथोसाइट सेल है, ठीक है। ठीक, फिर मायरोसिन सेल। मायरोसिन सेल जो है ये आपको देखने मिलती है बेटा फैमिली ब्रासिकेसी में, के जो सरसों का प्लांट है, जो ब्रासिकेसी फैमिली है, वहां पर आपको ये देखने मिलती है कि इसमें मायरोसिनेज नाम का एंजाइम मैंने मायरोसिनेज नाम का एंजाइम जो है वो सेल में पाया जाता है, और इनके अंदर विशेष तरह का प्रोटीन इकट्ठा होता है जो मायरोसिन ग्रेन्स के रूप में होता है। और ये जो मायरोसिन ग्रेन्स में क्या होता है कि मायरोसिनेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा, और ये क्या करता है, ये एक प्रकार के जो है ब्रासिकेसी फैमिली में एक विशेष तरह की जो है केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, जो केमिकल बेसिकली टॉक्सिक होता है, जो केमिकल टॉक्सिक होता है। तो इसलिए कई सारे एनिमल जो है वो ब्रासिकेसी फैमिली के पौधों को छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं खाते हैं, ओके। तो ये वैसे एक प्रकार से डिफेंस, केमिकल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। अगेन दिस पोर्शन इज रिलेटेड विद दी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है ना, जो एडॉप्टेशन है जीवों में उसके अंदर ही शामिल होता है। तो मायरोसिन सेल जो होती है वो बेसिकली क्या है, उसमें मायरोसिनेज इज स्टोर्ड लार्जली एज मायरोसिन ग्रेन इन द वैक्यूल्स ऑफ द पर्टिकुलर इडियोब्लास्ट कॉल्ड मायरोसिन सेल। इडियोब्लास्ट समझते हो ना बेटा, ऐसा पैरेन्काइमा सेल्स में वेस्टेज इकट्ठे होते हैं, तो कुछ विशेष तरह के इडियोब्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें मायरोसिनेज जो है मायरोसिन ग्रेन के रूप में इकट्ठा होता है, और इन सेल्स में जो है वो ग्लूकोसिनोलेट नाम का केमिकल होता है। आपने देखा होगा सरसों के तेल की एक अलग गंध होती है, सरसों के तेल की अपनी एक अलग गंध होती है, तो वो इन्हीं केमिकल कारण होती है। तो वो केमिकल को जो है वो हाइड्रोलाइज करने में रोल प्ले करता है, इसको हाइड्रोलाइज करेगा ये एंजाइम, उसे ग्लूकोसिनोलेट में बदल देगा, और ये ग्लूकोसिनोलेट जो होता है वो एक प्रकार टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो कई सारे एनिमल इसको अवॉइड करते हैं, खाने से बचा छोड़ देते हैं इस प्लांट को। तो एक प्रकार से ये मायरोसिन सेल केमिकल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होती है, ठीक है। एपिडर्मिस में पाई जाती है, देखिए ना, मायरोसिनेज और ग्लूकोसिनोलेट के मिलने पर टॉक्सिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। और ये टॉक्सिक कंपाउंड के कारण इसको एनिमल आसानी से पचा नहीं पाते हैं, एंड दे फील ग्रीडी फील करते हैं वो, तो उनको जो है वो एनिमल्स कई दिन तक खाना भी नहीं कर पाते, इससे कई एनिमल की जान भी चली जाती है इसको अधिक मात्रा में कंज्यूम करने पर, तो इसलिए एनिमल इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बुलीफॉर्म सेल, ठीक है। देखो बेटा बुलीफॉर्म सेल आप देखना, उठा के कोई भी एमसीक्यू पे उठा के देखना, आपको बड़ी संख्या में आपको क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ पूछा गया है, बुलीफॉर्म सेल्स बबल लाइक से होती हैं, बुलबुले के समान कोशिका होती है। आपने देखा कई लीफ होती है, जैसे दिन का समय है लीफ खुल गया, ओपन हो गया लीफ जो है, ठीक है। रात का समय है लीफ ऐसे क्वाइल हो गया लीफ, क्यों? तो लीफ का ओपनिंग, रोलिंग एंड अनरोलिंग, लीफ का खुलना और बंद होना, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है बुलीफॉर्म सेल्स के चलते होता है। देखो बुलीफॉर्म सेल्स आर लार्ज बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स दैट ऑकर्स इन द ग्रुप ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ इन मेनी मोनोकॉट के कई सारे मोनोकॉट प्लांट में जनरली हमेशा वही जनरली
जो जनरली लीफ के अपर सरफेस में सेल्स का ग्रुप मिलता है जो बबल लाइक सेल्स होती हैं, बड़ी साइज की सेल होती हैं। और ये क्या करती है बेटा, ये जो सेल्स होती हैं ये बबल लाइक बड़े साइज की सेल होती हैं, ये वाटर को स्टोर करती हैं क्या, ठीक। और ये सेल्स जो होती हैं वो एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस ऑफ लीफ पर हमको देखने मिलती है। और जनरली ये बेस में होती है, लीफ के बेस में होती है, निचले हिस्से में होती है। These are present on the adexal or upper surface of the leaf. They are generally present near the midbeam. Generally midbeam के पास पाई जाती है। This is large होती है, empty looking खाली दिखने वाली कोशिकाएं होती हैं। और ये किस में काम करती हैं? रोलिंग ऑफ लीफ, वाटर के लॉस को रोकने के लिए लीफ को ये रोलिंग करने में रोल प्ले। यानी वाटर कम हो गया, शाम के समय वाटर का लॉस हो चुका था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर कम हो गया था, तो अब जो है वो या दिन में भी काफी अधिक गर्मी पड़ेगा, वाटर का लॉस अधिक होगा, तो ये सेल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये सेल्स को रोल करने में, जो लीफ है लीफ को ये रोल करवा देंगे ये, ठीक है। देखिए ये देख रहे हैं आप, बुलीफॉर्म सेल्स दिखाई पड़ रही है आपको, मिडविन के पास दिखाई पड़ रही है, मेसोफिल से लीफ देख के अब का बाकी निकला हुआ हिस्सा दिखाई, मिडविन है ना बेटा, मतलब हम क्या कहते हैं लीफ ऐसा है, तो लीफ जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये है लीफ, ये मिडविन वाला हिस्सा करके, तो ये कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, इसको फोल्ड भी कर देंगे ऐसे और ऐसे भी कॉइल कर देंगे, तो हमको दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए ये है बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स को बेटा हम मोटर सेल भी कहते हैं, इनको हम जो है वो मोटर सेल भी कहते हैं, इनको हम मोटर सेल भी कहते हैं, इनको हम बुलीफॉर्म सेल भी कहते हैं हम, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा रूट हेयर्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ए प्लांट रूट, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं, ट्यूबुलर एक्सटेंशन होते हैं, और ये हमेशा बेटा यूनिसेल होते हैं, और ये रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। याद रखिए रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेल, ठीक है, और ये रूट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए आप ये रूट हेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं, क्लियर, ठीक है। स्टोमेटा, अब देखो बेटा स्टोमेटा के बारे में बिल्कुल मैंने आपसे कहा जनरल बात ये है कि हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि ये टाइनी ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो आपको एपिडर्मिस के ऊपर देखने मिलते हैं। और जब हम एपिडर्मिस को की शुरुआत की थी, हमने एपिडर्मल सिस्टम को समझना शुरू किया था, तब हमने एक स्ट्रक्चर देखा था और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था उसको, ठीक है। मैंने क्या कहा बताया, मैंने आपको बताया कि बेटा ये एपिडर्मिस के ऊपर ऐसे पोर होते हैं, दीज आर डायनामिक ओपनिंग, जो खुल सकती है बंद हो सकती है, और ये इसलिए होता है ताकि प्लांट अपनी सर्फेस से एयर एक्सचेंज कर सके। तो स्टोमेटा are the tiny openings or pore in plant tissue that allow for gas exchange. Stomata are typically found in plant leaves but can also be found in some stem. ठीक है, स्टेम में भी देखने मिल सकते हैं हमको ये। Specialized cells known as guard cells surround the stomata and function to open and close the stomatal pore. Okay? गार्ड सेल किसको गार्ड करती है? आप गार्ड सेल का हिंदी क्या होगा? द्वार कोशिका, सुरक्षा करने वाली कोशिका। ये पोर की गार्ड करती है, पोर को खोलना है बंद होना है ये गार्ड सेल डिसाइड करती है, ठीक है। देखिए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ के वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ जो मुझे लगता है ये वाला, आप देख रहे हो एपिडर्मल सेल दिखाई पड़ रही है चारों तरफ आपके, और आपको बीच में गार्ड सेल। देखिए गार्ड सेल कौन सा है बेटा इसमें? ये है क्या गार्ड सेल है ना। तो गौर से देखो आप, आपको कई चीजें ही डायग्राम में इस इमेज की 3D इमेज है एकदम और एक्चुअल इमेज है। आप देख रहे हो गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है, बीच में जो पोर है वो पार्शियली क्लोज पोर है। देखिए पार्शियली क्लोज पोर है, कंप्लीट क्लोजर कभी नहीं होता है, पार्शियली क्लोज पोर दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, ठीक है, देख रहे हो आप। तो ये क्या है बेटा, ये स्टोमेटा को रिप्रेजेंट करता है, पोर है स्टोमा, और उसके दोनों तरफ क्या है वो दो गार्ड सेल के बीच में पोर है, दो गार्ड सेल, तीन नहीं है, दो गार्ड सेल के बीच में एक पोर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, दो गार्ड सेल के बीच में क्या एब्सेंट होगा? बिटवीन टू गार्ड सेल मिडिल लेमिला इज एब्सेंट, मिडिल लेमिला एब्सेंट है तभी तो पोर रहेगा ना भैया, ठीक है। चलिए ये देखिए मैग्नीफाई करके देखा हमने, गार्ड सेल आपको ये दिखाई पड़ रही, गार्ड सेल है बीच में पोर दिखाई पड़ रहा है जो कि स्टोमा है, ठीक है, क्लियर है ना। मैंने कहा आपसे ये हो गई है गार्ड सेल और ये हो गया आपका स्टोमा या पोर, ठीक है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दी कि गार्ड सेल कैसे व्यवहार कर रही है। दो गार्ड सेल के बीच में मिडिल लैमेला एब्सेंट, इसलिए पोर प्रेजेंट है।
स्टोमेटा ओपन होगा तो इस समय गार्ड सेल होगी टर्जिड, उसके पास वाटर होगा, फूली होगी वो। जब गार्ड सेल होगी फ्लैसिड, पानी कम होगा उसके पास में, तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। ठीक है, वाटर का लॉस हुआ तो क्लोज कर दिया, वाटर है यदि तो उसको ओपन कर दिया। तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। अब ये कैसे ओपन है ना, स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, इट इज द मैटर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। क्या परिवर्तन होता है, गार्ड सेल क्यों फूल जाती है, क्यों वो फ्लैसिड हो जाती है, ये पढ़ेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी केवल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ठीक है, स्टोमेटा वो संरचनाएं होती है जो लीफ की एपिडर्मिस में पाई जाती है, लेकिन ये कुछ स्टोमेटा आपको स्टेम में भी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस, रेगुलेशन में बेटा बंद करना चालू करना दोनों शामिल होता है। यदि आप बंद और चालू दोनों कर पा रहे तो अभी तो आप रेगुलेटर हैं। आप चालू कर दिया तो वो तो रेगुलेशन थोड़ी ना है, वो तो ओपन हो गया सबके लिए। ठीक है, तो रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज को। ईच स्टोमा मतलब पोर इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल दैट एनक्लोजेस ए। अब ये यहां पे स्टोमेटा होना चाहिए तक है। स्टोमा तो पोर होता है, हर एक यहां पे बेटा थोड़ी सी एनसेटिव मिस्टेक है। हर एक स्टोमेटा जो है वो दो वीन शेप या गार्ड सेल से बना होता है, जो वीन शेप होती है। याद रखिए बेटा, डाइकॉट में गार्ड सेल होती है वीन शेप, मोनोकॉट में होती है डंबल शेप। मोनोकॉट में होती है गार्ड सेल डंबल शेप, ठीक है, डंबल शेप होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और बीच में स्टोमल पोर होता है। ठीक है, इन ग्रास से लिखा तो है, इन ग्रासेज द गार्ड सेल आर डंबल शेप। ठीक है, द आउटर वॉल, अब ध्यान से बात सुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, आउटर वॉल जो होती है गार्ड सेल की वो पतली थिन होती है, इनर वॉल जो है वो जो स्टोमेटल पोर को घेरती है वो थिक होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि यदि ये स्ट्रक्चर ऐसा ना होना तो गार्ड सेल के अंदर आप वाटर का परिवर्तन करते, आप टर्जिडिटी बढ़ाते या कम करते तो फर्क नहीं पड़ता। ये जो शेप है इसका, जो गार्ड सेल का शेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ठीक है, द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। याद रखिए, व्हाई गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल दूसरी एपिडर्मल सेल से भिन्न क्यों होती है, बिकॉज दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट, बाकी एपिडर्मल सेल में जनरली नहीं होता है। एंड दे आर डिफरेंट इन शेप, ये आकार में भी अलग होती है, आकृति में अलग होती है। एंड रेगुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को ये रेगुलेट करती है। ठीक है ना, क्लियर। अब कुछ एपिडर्मल सेल ऐसी होती है, अब देखो बेटा समझो बात को, क्या होता है, ये मैंने कहा ये हो गया है गार्ड सेल की इनर वॉल, ठीक है, थिक होती है। ये आउटर वॉल गार्ड सेल स्टोमेटा के। कुछ एपिडर्मल सेल ऐसी होती हैं जो इन गार्ड सेल को जो है घेरती हैं, स्पेशलाइज होती हैं वो। ठीक है, ये गार्ड सेल को घेरने वाली एपिडर्मल सेल होती हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम सब्सिडरी सेल होते हैं। और ये बाकी ये नॉर्मल, ये मैंने कहा ये नॉर्मल एपिडर्मल सेल, ये नॉर्मल एपिडर्मल सेल हो गया। ठीक है, हमने इमेजिन किया डायग्राम बना के, ये नॉर्मल एपिडर्मल सेल हो गया। ठीक है, तो वे सेल जो स्पेशलाइज हैं, जो गार्ड सेल को चारों ओर से घेर रही होती है, इन्हें बोलते हैं सब्सिडरी सेल बोलते हैं। एंड सब्सिडरी सेल आर दी स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन का संग्रह स्थल होती है। और ये पोटेशियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में। ठीक है, कभी समटाइम फ्यू एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल के पास में होती है वो स्पेशलाइज आती है अपने शेप और साइज को लेकर, इन्हें सब्सिडरी सेल कहते हैं। और ये सेल बेटा पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस होती है। स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल को मिलाकर हम स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं, स्टोमेटल उपकरण कहते हैं। और ये स्टोमेटल एपरेटस ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, ठीक है। देखिए अब एनसीईआरटी का इमेज बड़े ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं
जब क्लास की शुरुआत करूंगा तो आपसे पूछूंगा इसकी लेवलिंग के लिए, तो पढ़ लेना अच्छे से इसको बैठ के। एपिडर्मल सेल, सबसिडरी सेल, फिर आप क्या देखो गार्ड सेल में है क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर आपको दिखाई पड़ रहा है। डाइकॉट में ये अपना वीन शेप है, मोनोकॉट में ये डंबल शेप दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम जो है स्टोमेटा का रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा स्टोमेटा में हम थोड़ा डिटेल में जाके बात करेंगे, ताकि प्लांट फिजियोलॉजी वाला हिस्सा जब मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पे वर्डन थोड़ा उसका कम हो जाए। ठीक है ना, क्लियर? तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.